सत श्री अकाल जी। देश प्रदेश देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं थोड़ा अपना दोस्त अमन हाजिर है जी फिर प्रोग्राम लैके देश प्रदेश लाइव। अज भी एक्सपर्ट को सदा दिता गया जी। थोड़े स्टूडेंट वीज़ा संबंधी जी क्वेरीज ने उन्होंने हल करने की कोशिश की जाएगी। अज भी एक्सपीरियंस जो उन्होंने है उन्होंने संबंधी कोशिश करेंगे हर एक्सपीरियंस थोड़े ने शेयर कर थोड़ी क्वेरीज का जवाब देन। कोई मन के चीज़ ऐसी जी समझ नहीं आ रही तो उन्होंने नंबर चल रहे हैं, ऑफिस के एड्रैस चल रहे हैं, उन्होंने विजिट करके नंबर कॉल करके भी जो अपना रबता कायम किया जा सकता है। प्रॉपर क्वेरी जी है वो ली जा सकती है। आज जो एक्सपर्ट मेरे नाल मौजूद ने पहले उन्होंने थोड़ा मिला दईए। उन्हें जी वैस्टर्न ओवरसीज तो प्रदीप जी, स्वागत कर दी उन्होंने। पहले प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल। सो मैं इन्हों के ऑफिस बारे भी दस दूँ। चंडीगढ़ इन्हों का मेन ऑफिस है जी, उस तो बाद अंबाला, करनाल ते पानीपत, कुरुक्षेत्र। सो ये हरियाणा की जी मेन बेल्ट अपनी दिल्ली तक है, प्रॉपरली उत्थे सारी सर्विसेज देंदे आ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तो साडे शोज़ दे विच भी जुड़ते अपना एक्सपीरियंस शेयर करते। अज खासकर इन्हों सद्दा दिता गया भी न्यूजीलैंड बारे तो यूएसए बारे आप डिस्कस करिए, क्योंकि न्यूजीलैंड तो यूएसए नूं काफ़ी देर तो प्रमोट करते आ रहे हैं। काफ़ी बच्चे भी इन्होंने भेजे है। किदां दा एक्सपीरियंस रहा, किहड़े बच्चों नूं वीज़ा मिलता है, किस जिहड़ियां गलतियां करके किन्हां गलतियां करके जिहड़ी रिजैक्शनस आउंदियां ने वो सारा कुछ शेयर करांगे ताकि हुण जिहड़े जाण वाले बच्चे ने उन्हां नूं सही रस्ता साफ दिख सके। सो पहले इत्थे आउणा चाहुंदा जदों आपां न्यूजीलैंड की गल करते हैं, न्यूजीलैंड की खास बच्चे लिए पहला स्टैप की जरूरी हो जाता जदों सोच बनाता मैं न्यूजीलैंड पढ़न जाना है? देखिए, न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है, अगर आप उसकी साइट्स भी देखोगे तो उस पर लिखा है लिव स्टडी एंड सेटल। मतलब जो बच्चा अपने आप को रियली में एज सुन एज पॉसिबल अपने आप को लाइफ में सेट करना चाहता है तो न्यूजीलैंड एक सेफेस्ट वे है। रीजन बिहाइंड दिस, एक बच्चा जो 12th पास है उसको मिनिमम 18 महीने मतलब 1.5 साल या 2 साल पढ़ना है, और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उसको मिनिमम 1 ईयर पढ़ना है। अगर हम अदर्स कंट्री की बात करें, जैसे यूएसए की बात करें तो वहाँ 4 साल पढ़ना है मिनिमम, बैचलर्स मास्टर 2 साल। वही कनाडा की बात है 2 से 3 साल। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी 3 साल और मास्टर्स के लिए 2 साल। यहाँ 3 से 4 साल पढ़ना है दूसरी कंट्रीज में, या मास्टर्स की 2 साल है। लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड में सिर्फ एंड सिर्फ जो बच्चे 12th पास उनको 18 मंथ 1.5 साल, और जो बच्चे ग्रेजुएट्स हैं उनको 1 साल पढ़ना होता है। इस स्टडी के दौरान बच्चे को 20 घंटे पर वीक काम करने की परमिशन होती है, और वैकेशन जो छुट्टियां आती है तकरीबन साल में 4 महीने की छुट्टियां पड़ जाती हैं, उसमें स्टूडेंट्स कैन डू फुल टाइम काम कर सकता है, तकरीबन 8 घंटे डेली। और जो स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे को 1 साल का ग्रेजुएट जॉब सर्च वीजा मिलता है। उस ग्रेजुएट जॉब सर्च वीजा में अगर बच्चे के पास रिलेवेंट जॉब होती है तो रिलेवेंट जॉब मिलते ही बच्चे को 2 साल का वीजा और एक्सटेंड हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेजुएट वर्क एक्सपीरियंस वीजा। और उसमें बच्चा अपना एज पर द एम्बेसी वेबसाइट्स बच्चा अपनी PR अप्लाई भी कर सकता है। तो मतलब बहुत सेफेस्ट और जल्दी एक रास्ता है न्यूजीलैंड। जैसे आपने पॉलिसी की बात की, स्टडी वर्क सेटल, ये इत्थे तक पहुंचने को पहले वीजा लेना पैना जी जी। वीजे लिए सही कैरियर काउंसलिंग लेनी पैनी है, एक सही कंसल्टेंट की चोण करनी पैनी है। प्रदीप जी, अज जो निगाह मारते ना हर कोई अपने आप न्यूजीलैंड का एक्सपर्ट कहता, वो स्टूडेंट जिन्हें +2 की है या ग्रेजुएशन की है इस लाइन दे विच नवां है, वो किवें जज करेगा वाकई जिहदे कोल मैं जा रहा वो कंसल्टेंट सही है नहीं है, उन्हें पास्ट कोई काम किया नहीं किया? क्योंकि ऐसे गलतियां बहुत ने, बच्चों को कन्विंस कर लिया जाता भी असीं ट्रेंड एजेंट है, जबकि खुद उन्होंने टाई अप भी नहीं होंगे। बच्चा कि मैं जज करेगा? पहला स्टेप तो उसका कंसल्टेंट चूज करने तक रहता है। देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखना होगा, पहले बात तो स्टूडेंट्स को खुद के रिसर्च करने होंगे, लाइक वो इंटरनेट पे जाके इमिग्रेशन की वेबसाइट और न्यूजीलैंड का वीजा प्रोसेस ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकता है। दूसरी बात, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद एजुकेशन न्यूजीलैंड ट्रेंड एजेंट हूँ, लोग भी बोलते होंगे लेकिन मैं हूँ। तो अगर एक बच्चे को देखना है तो उससे पहले वो सर्टिफिकेट देखे कि यस दिखाओ जी कौन सा एजुकेशन न्यूजीलैंड ट्रेंड एजेंट हो आप। तो वी हैव द सर्टिफिकेशन के वी आर द एजुकेशन न्यूजीलैंड ट्रेंड एजेंट। दूसरी बात, बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स इतने तो कोई भी आज की डेट में पागल नहीं है। अगर बच्चा चाहे तो वो जज कर सकता है। जब किसी कंसल्टेंट से या उसकी काउंसलर से बात होती है तो वो देखें, बच्चे को जो सबसे बड़ी बात चीज देखनी है कहीं पैसे का मैटर तो नहीं आ रहा जी, पैसे दो मैं कर दूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये वहां फेक होना ही होना है। कोई 200% या 100% गारंटी तो नहीं देता। गारंटी कौन देगा? चाहे गोड दे सकता है या फ्रॉड दे सकता है। तो ये चीज बच्चे को देखनी पड़ेगी। तीसरी बात ये आती है कि जब बच्चा उससे बात कर रहा है कंसल्टेंट से या उसकी काउंसलर से, तो कहीं ना कहीं बच्चे को पता लग जाएगा यार ये झूठ बोल रहा है तो नहीं बोल रहा। अगर झूठ बोल रहा है तो पता लगेगा कितनी लंबी लंबी फेंक रहा है। तो ये कई चीजें हैं, बच्चे को तो रिसर्च करें, उसके बाद किसी भी कंसल्टेंट्स के पास ज्वाइन करने से पहले 2-3 कंसल्टेंट्स के पास जाए, बात करे, पता लगे, ठीक है। दूसरा अपने रिसर्च करे। तीसरा ये सारी चीजें देखे कि उसने कितने पास्ट में वीजे लगवाए हैं, उसकी सर्टिफिकेशंस क्या है, उसको नॉलेज कितना है। इन सब चीजों को देख के कहीं ना कहीं बच्चा फ्रॉड से किस कार से बच सकता है। पहला स्टैप जो हमेशा गल करते हैं कंसल्टेंट का बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि प्रदीप जी ने दसिया, जब तक बच्चा खुद अवेयर नहीं है, अपनी एक रिसर्च नहीं करता या अपना होमवर्क नहीं करता,
ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਸ, ਕਾਲਜ, ਕੰਟਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਕਿਸ तरह डिसीजन होना चाहिए एक बच्चे का जिन्हें फ्यूचर वधिया बनाना है, की कहना? देखिए यहाँ पे जैसे कॉलेज की बात करें, हम पहले कॉलेज की बात करेंगे। जैसे पास्ट में यूके में हुआ था, कॉलेज बंद हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया में पीछे हुआ था कि कॉलेज बंद हो गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बच्चों को पैसे वापस कराए, लेकिन यूके में ऐसा नहीं हुआ। न्यूजीलैंड में ऐसा भी अगर कोई कॉलेज बंद होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात, स्टूडेंट्स को देखना होगा कि भाई वो कॉलेज कौन सी कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पे NZQA है, NZQA से सारे कॉलेज एफिलिएटेड है। और यूनिवर्सिटीज होती है वो यूनिवर्सिटी चांसलर से एफिलिएटेड होती है, और जो कॉलेजेस होते हैं वो NZQA से एफिलिएटेड होते हैं। NZQA का मतलब है न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी, मतलब साल 2 साल 3 साल में हर कॉलेज की असेसमेंट होती है। उस असेसमेंट के हिसाब से NZQA कॉलेज की कैटेगरी डिसाइड करता है। जो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 वो वास्तव में बहुत अच्छे हैं, वो हाईली कॉन्फिडेंट होते हैं। उसके बाद कैटेगरी 2 होती है, कैटेगरी 3 होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा जो भी बच्चा बाहर जाए वो कैटेगरी 1 में जाए। कैटेगरी 1 का मतलब वो हाईली कॉन्फिडेंट है, उसके डूबने के चांसेस कम है। कैटेगरी 1 ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਵੀ कैटेगरी 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਸਿਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੇਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ है? देखिए मोस्टली एजेंट से कंसल्टेंट, जैसे आपकी बात सच है, 1-2 कॉलेज को लेके बैठे होते हैं बिल्कुल, और उसको बोलते हैं क्योंकि उनसे कमीशन उनकी से अच्छा आता है तो वो बोलते हैं नहीं जी एक कॉलेज अच्छा है, सबसे बढ़िया है, सब कुछ यही है। तो इस टाइम में अगर कोई स्टूडेंट्स को यहाँ देखना चाहिए कि यहाँ कोई दाल में काला तो नहीं है, बार बार इसी की चीज पे क्यों बोल रहे हैं। अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हम तकरीबन सारे वाइड ऑप्शन दे के चलते हैं। हम गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज भी और प्राइवेट कॉलेज भी, हर किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे के सामने 50 ऑप्शन होते हैं, बट आप यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो। बिल्कुल, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਏਜੰਟ ਨੇ, तो उन्होंने सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਸੈਟਲ, फिर भी ज्यादा विदाउट आइलेट शुरू होया उदो दी मिसगाइडेंस ज्यादा नहीं शुरू हो गई? देखिए वहां तो डेफिनेटली इतना मतलब इसका इस जो एडवांटेज होनी चाहिए थी उसका डिसएडवांटेज इतना हुआ अच्छी ज्यादा। ऐसे बच्चे चले गए जिनको इंग्लिश आती नहीं है, जो बोल भी नहीं सकते, और वही बच्चे उस कंट्री को खराब कर रहे हैं क्योंकि चले तो गए, लेक्चर्स इंग्लिश में होने हैं, एम्प्लॉयर से इंग्लिश में बात करनी है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो इसी कारण से आज की डेट में थोड़ी सी एम्बेसी स्ट्रिक्ट भी हुई है इन चीजों को देखते हुए। मैं कल ही अपडेशन किते पढ़ रहे सी, किसी कंसल्टेंट ने मेरे ख्याल कीता होया सी अभी दे भी शायद सितंबर या अक्टूबर तो बाद जेडे विदाउट आइलेट्स बच्चे, हाँ वो बंद हो रहा है, सितंबर में बंद हो रहा है। सितंबर में आप विदाउट आइलेट्स नहीं जा सकते। तो अभी तक वो MOI अभी चल रहे हैं या CBSE 60% प्लस वाले मार्क्स चल रहे हैं, लेकिन सितंबर के बाद वो सब बंद हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी है अमन जी। अगर देखिए हम एक नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं, इंग्लिश कंट्री में जाना है, इंग्लिश कंट्री में जाना और उसके साथ वहां पे बच्चे को अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करनी है, उसके बाद वो सेटल होना चाहता है तो सेटल भी हो सकता है। लेकिन जस्ट बच्चे को इंग्लिश ही नहीं आती, वो बच्चा करेगा क्या? अगर इस तरह से बच्चे छन के जाएंगे तो डेफिनेटली अपने देश का भी नाम रोशन होगा, उस कंट्री का भी नाम रोशन होगा। इंग्लिश मैंडेटरी है, फिल्टर होना जरूरी है, और इंग्लिश मैंडेटरी। अगर इंग्लिश ही नहीं आती तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि बच्चे को बाहर जाना चाहिए। प्रदीप जी बहुत एक्सपीरियंस है ਤੁਹਾਡਾ न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਲਈ 5.5 ਬੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, not less than 5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਆਇਆ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀ ਕਿ सिर्फ क्वांटिटी ਵਧੀ ਜਦੋਂ विदाउट आइलेट्स इंट्रोड्यूस? विदाउट आइल्स तो क्वालिटी तो रही नहीं, क्वांटिटी की बात आ गई। हुआ क्या था इसमें, थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे एकदम ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ, ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ तो सारे के सारे बच्चे वहां जाने शुरू हो गए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ रस होना शुरू हो गया। इधर से अपना एजुकेशन न्यूजीलैंड ने थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज ढीली कर दी कि विदाउट आइल्स बोला था, विदाउट इंग्लिश बोला था लेकिन यहाँ के जो एजेंट्स तो उसमें एजेंट्स ने इसका बड़ा डिसएडवांटेज, मतलब बड़ा फायदा उठाया। तो मतलब कैन यू बिलीव कि भाई जिसको आता नहीं है पैकेज कर लिया, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। और एम्बेसीज ने अगर मान लो इंटरव्यू दे टेलीफोनिकली तो वहां किसी और ने इंटरव्यू दिए। तो मतलब काफी ऐसी चीजें हुई है, काफी सिस्टम अब्यूज किया, मतलब अब्यूज किया गया। तो उसी का कहीं ना कहीं खामियाजा अच्छे कंसल्टेंट्स और अच्छे स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਰਦਾ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲੈ? देखो बच्चे शॉर्टकट मारना चाहते हैं, पहली बात तो सारे के सारे ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्टकट मारना चाहते हैं। वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं। बच्चे ये नहीं मानते भाई तेरा मेन पर्पस तो पढ़ाई है, पढ़ाई करेगा तभी तो सेटल होगा, वीजा भी पढ़ाई करके मिलना। हाँ तभी तो, क्योंकि एक बच्चा, मैंने एक चीज अपने 8-10 साल के करियर में एक चीज देखी अमन जी, जिस बच्चे ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है ना, चाहे वो शॉर्टेस्ट स्किल में कोर्स था या नहीं था, मतलब जिसमें पीआर नहीं आनी उसमें भी बच्चे की पीआर आई है। क्योंकि जो बच्चा एजुकेशन कंप्लीट करेगा ना, उसको कहीं ना कहीं उसका नॉलेज इनहांस होगा, और नॉलेज उसका बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो बच्चा करियर बनाएगा। तो ऐसे बच्चे काफी हैं जो शॉर्टकट मारना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो दरवाजे बंद होते जा रहे हैं और एक दिन ये बंद भी हो जाएंगे। और बच्चे के लिए उस टाइम मैंडेटरी हो जाएगा इंग्लिश। न्यूजीलैंड ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੁਆਇਸ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਲਟਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਉੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ, ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, assured 7 band, we have a teacher with a 9 band। ਟੀਚਰ ਦਾ 9 band ਹੋਣਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟੂडेंट ਚੰਗਾ टीचर साबित होएगा, ये हमेशा नहीं होता। डेफिनेटली देखो यहाँ मन सर एक चीज देखनी जरूरी है। जैसे मैं अपने सेंटर्स रन कर रहा हूँ, मेरे भी सेंटर्स में काफी अच्छे, हम क्वालिटी पे काफी जोर करते हैं, लेकिन मैं टीवी पे ये नहीं कहना चाहूँगा मैं बहुत अच्छा हूँ। वो स्टूडेंट आए मुझे चेक करे, अपने आप पता लग जाएगा बच्चे को। लेकिन जो हम पहले पढ़ते थे, अब मैं अगर अपने छोटा सा एक एग्जाम्पल इसको इससे कोरिलेट करते हैं। जब हम पढ़ते थे तो कई टीचर्स ऐसे होते थे जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई होती थी, लेकिन उनका डिलीवरिंग मेथड अच्छा नहीं होता था। नहीं अच्छा नहीं होता था, अच्छा न होने के कारण मतलब हम उसकी कॉलेज मतलब उस क्लास को बंक मारते थे। लेकिन एक टीचर जो एवरेज होता था, लेकिन उसका जो डिलीवरिंग मेथड बड़ा जबरदस्त होता था, तो उसमें बच्चे भरमार होती थी उस क्लास में। जैसे मैं पहले CS कर रहा था दिल्ली से, तो उस टाइम की एक बात कहूंगा, एक कॉस्ट काउंटिंग का एक टीचर था। मतलब कैन यू बिलीव उस क्लास की कैपेसिटी 100 स्टूडेंट्स की थी और 150 से पौने 200 बच्चा उसमें, 175 बच्चे उस क्लास में होते थे। हम मतलब दरवाजे से ऐसे झांके देते, सर हम यहीं से देख सकते हैं, हम यहीं से देख लेंगे सर, डोंट वरी, क्योंकि हम सुनना चाहते थे सर को, इसलिए क्योंकि वो अच्छा पढ़ाता था, उसका डिलीवरिंग मेथड अच्छा था। तो यहाँ पे डायरेक्टर के 9 बैंड या श्योर 7 बैंड, उन सब का ये एक पब्लिसिटी है। स्टूडेंट्स को जाना पड़ेगा, जाके इंस्टीट्यूट्स में ये देखना है, वहां पे डेमो क्लास ले सकता है, डेमो क्लास ले, प्लस में जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में उन बच्चों से बात करे और 1 दिन 2 दिन की डेमो ले, 1 घंटे की जगह 2 घंटे 3 घंटे की डेमो ले। अगर टीचर्स का वास्तव में डिलीवरिंग मेथड अच्छा है, टीचर्स अच्छा पढ़ा रहा है, रीडिंग राइटिंग की स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजी हैं, तो मैं मानता हूं वहां पे स्टूडेंट्स कामयाब हो सकता है, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਚ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਾਫੀ ਆਇਲਟਸ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵੀ ਬੋਰਡਸ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਫ੍ਰੀ, ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਓਗੇ। ਉਹ फ्री आइलेट्स ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ? देखो आप यहाँ पे ना स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट पागल नहीं है, स्टूडेंट समझते हैं इस बात को कि भाई पढ़ाने में तो कुछ खास खर्चा नहीं होना, ठीक है, एक टीचर रख लिया 5-10 हजार रुपए का, ठीक है, लेकिन उसकी फाइल मिल रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को ये देखना होगा कि उसको वास्तव में वहां पे उस बच्चे का टाइम वेस्ट होना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? डेफिनेटली होगा ये चीज, क्योंकि वो फ्री आइल्स लिख रहे हैं, उन्होंने ये देखना है कि यार जो आ रही हैं कोई 2, 4, 5, 10 बच्चे भी अटक गए, मिल गए। स्ट्रेटेजी यही है, बिजनेस स्ट्रेटेजी, मतलब वो बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल पहले रख लेते हैं, फ्री आइल्स की बात करते हैं और उसके बाद बच्चे फंस जाते हैं, ना उनसे डॉक्यूमेंट ले पाते हैं। और अगर बच्चा कहे भी मैं आइल्स करनी है जी, तुम फ्री कराਉਂਦੇ ਹੋ, फाइल मैं देखांगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਫਿਰ आइल्स कराओ, वो नहीं कराएंगे, वो नहीं कराएंगे। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ बराबर देखा जाता है? नहीं सर, देखो यहाँ पे क्या होता है, जब स्टूडेंट हमारे पास आता है, हमारी जितने भी मेरे पास जितना भी स्टाफ है, मैं उनको एक चीज बोलता हूँ कि स्टूडेंट हमारा भगवान है। अगर स्टूडेंट्स के पैसे के साथ जस्टिफाई नहीं हुआ जो वो पे कर रहा है, उसे वो क्वालिटी नहीं मिली, तो हमें इस फील्ड में रहने का कोई फायदा नहीं। अगर बच्चा हमारे पास आता है तो हम एक प्रॉपर जेन्युइन काउंसलिंग देते हैं। जेन्युइन काउंसलिंग देने के बाद हमारे पास जो बने हुए हैं, जो क्लासेस बनी हुई हैं, बच्चे के लेवल के हिसाब से है। बेसिक भी है, इंटर भी है, एडवांस भी है। हमारी स्ट्रेटजीज की बात करें, पहला बच्चा अगर हमसे पहले डेमो क्लास लेगा, हम डेमो, चंडीगढ़ जैसे शहर में हम डेमो देते हैं। अगर आप आसपास के एरियाज में और बड़े बड़े कंसल्टेंट बैठे हैं जो आइल्स के नाम पे बहुत अच्छा करने की कोशिश, मतलब बड़ा बड़ा, मतलब डायरेक्टर 9 बैंड ऐसे लिख के बैठे हैं, लेकिन वो कभी भी डेमो क्लास नहीं देते। हम डेमो क्लास देते हैं। डेमो क्लास देने के बाद बच्चे का, हम जब बच्चा इनरोल होता है तो तब बच्चे का हम एक टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में हम असेस करते हैं कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है, उसके हिसाब से उसको उस क्लास में बिठाया जाता है। मेरे यहाँ एक जो जबरदस्त पॉलिसी है जो मैंने अपने यहाँ पे अप्लाई कर रखी है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ग्रामर, ये डेली होती है। चाहे बच्चा एडवांस क्लास में है, चाहे इंटर में है, चाहे बेसिक में, मेरे यहाँ पे ग्रामर होनी ही होनी है। एडवांस वालों की एडवांस ग्रामर होगी, बेसिक वालों की बेसिक होगी। प्लस में हफ्ते में 3 दिन हम डेमो वो देते हैं, मास्टर क्लास देते हैं थ्रू प्रोजेक्टर। इसमें हम रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की स्पेशल स्ट्रेटजीज बताते हैं बच्चों को। 2-1.5 घंटे की, 2 घंटे की स्पेशल क्लास चलती है। मतलब ए से लेके जेड तक पूरा रीडिंग का निचोड़, ए से जेड तक पूरी राइटिंग का निचोड़ बच्चों को हम हफ्ते में 3 बार देते हैं, ताकि बच्चों की प्रॉब्लम्स ना रहे। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम क्वालिटी दें। अगर क्वालिटी नहीं तो देखो, क्योंकि बिजनेस, एक बच्चे के पीछे 10 बच्चे बैठे हैं। एक बच्चा जाएगा 10 बच्चों को बताएगा, जिंदगी भर बताएगा कि मैंने वहां से आइल्स की थी, वहां से वीजा लगवाया था। अगर एक बच्चा खराब होता है तो वो 100 को बताता है। तो सर, वी आर नॉट इन गवर्नमेंट जॉब, हम प्राइवेट अपना बिजनेस, सर्विस इंडस्ट्री, तो सर्विस इंडस्ट्री है, तो सर्विस देनी पड़ेगी, और सर्विस भी ऐसी देनी पड़ेगी कि बच्चा कायल हो इस बात का। तो हम कोशिश यही करते हैं स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स सेटिस्फाई। माउथ पब्लिसिटी ज्यादा चाहिए। मैं ਤਾਂ सवाल किया क्योंकि बच्चे ये नहीं है भी विदाउट आइलेट्स ही जाना चाहते हैं। काफी बच्चे ने ਜਿਹੜੇ आइलेट्स करना चाहते हैं, एक चंगे इंस्टीट्यूट की मैं या टीचर की ना पछाण करके, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਇਲਟਸ ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੋਰਡ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ਼ੋਰਡ 7 ਬੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 7 ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ 7 ਆਉਣਗੇ। मैं कहता हूँ ऐसे कंसल्टेंट्स, ऐसे एजेंट्स के खिलाफ केस करना चाहिए स्टूडेंट्स को, कि भाई ठीक है मैं देता हूँ पैसे, मैं डबल देता हूँ, मेरे को लिख के दे कि वे शोर 7 बैंड आ जाएंगे। उन्हें एडवर्टाइजमेंट कर रखे ना, बच्चे इसी चीज से तो फंसते हैं। जिस बच्चे बंदे के पास, जिस कंसल्टेंट के पास पैसा है, उसने पानी की तरह बहा रखा है, ठीक है, वो ऐड देता है शोर 7 बैंड, शोर 9 बैंड, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से वो क्या नाम है चीज वहां पे फिर होती नहीं है। यहाँ एक चीज मैं बताऊंगा, हम एक कोर्स चलाते हैं 7 बैंड इन 7 डेज, 7 बैंड इन 7 डेज, लेकिन हम अश्योर्ड नहीं लिखते। हम 7 बैंड के अंदर, मतलब हमारा एक स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजी है जो हम थ्रू प्रोजेक्टर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा अश्योर्ड हम कहीं नहीं लिखते। जो बच्चा हमसे पूछता है जी गारंटी दो 7 बैंड इन 7 डेज कैसे आ जाएंगे, हम ये बोलते हैं बेटा 7 डेज के अंदर हम 9 बैंड की परफेक्ट प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आप 6 बैंड के इक्वल है, मैं 4 बैंड 5 बैंड वाले बच्चे को उस क्लास में नहीं बैठाता, मैं उस बच्चे को उस क्लास में बैठाता हूँ 7 बैंड इन 7 डेज वाली, जो बच्चा 5.5 बैंड का, 6 बैंड का, 6.5 बैंड का, ताकि उनका स्कोर इंक्रीज हो। और गारंटी कुछ नहीं है, हाँ इस 7 डेज में हम 9 बैंड की ऐसी परफेक्ट स्ट्रेटजी देंगे, और बच्चे खुद बोलते हैं कि सर अगर इस मेथड से, इस स्ट्रेटजी से हम चलेंगे तो हमारे 8 बैंड 9 बैंड भी आ जाएंगे। बट गारंटी कुछ नहीं होती है, बच्चे के हार्डवर्क और हमारा हार्डवर्क। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ, ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਗॉड ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਆਇਲਟਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਜਾਓ, ਬਟ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ स्टडी वर्क एंड सैटल, ਆਪਾਂ वर्क सैटल देखते हैं, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ स्टडी वर्ड है, ਜਿਹੜਾ बेसिक है, जितों स्टैप शुरू होना है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, वर्क ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਲੋੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੰਬੰਧੀ, ਆਇਲਟਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17C ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? देखो जी, यहाँ पे डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। अगर हम अपनी बात करें, हम जो रीडिंग मतलब जो हमारा ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी का जो पैटर्न है, हम उस पैटर्न चलने की कोशिश करते हैं। इस मॉक टेस्ट में हम स्ट्रिक्टली हार्ड मार्किंग करते हैं। जो इस तरह से अगर ज्यादा नंबर्स दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ चीट करना है। अगर उस पैटर्न पे, उस पैरामीटर्स पे नहीं चलोगे, इसका मतलब तो दो ही बात है। मॉक टेस्ट में अगर उनको हाई बैंड दिए जा रहे हैं, इट मीन्स वो टीचर्स ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी से सर्टिफाइड नहीं है। दे डोंट नो द मार्किंग सिस्टम, वो मार्किंग सिस्टम नहीं जानते। यहाँ पे वास्तव में हार्ड मार्किंग होनी चाहिए, ऐसी मार्किंग होनी चाहिए जैसे आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल में होती है। एग्जैक्ट बच्चे को पोजीशन पता लगनी चाहिए ताकि वो अगले हफ्ते उसी हिसाब से हार्ड वर्क करें। सो ये चीज़ां बहुत जरूरी ने जी बच्चे लिए जाननी है कि एक बेसिक फाउंडेशन जी आइल्स तो शुरू हो जाती है, एक लैंग्वेज तो शुरू हो जाती है। पर सिर्फ आइल्स की भी ना गल करिए, जे फाउंडेशन माड़ी है तो जी बिल्डिंग है वो कभी आप ये नहीं कह सकते लॉन्ग टर्म लिए बहुत वड्डी बिल्डिंग खड़ी कर लांगे। फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर लिए चंगा आइल्स इंस्टीट्यूट, चंगा टीचर, चंगी उन्होंने जी पॉलिसीज ने, चंगी क्वालिफिकेशन, हर चीज़ मैटर करती है। कोई भी मन दे सवाल, चाहे न्यूजीलैंड संबंधी है, चाहे तुसी जानना चाहते हो आइल्स संबंधी कोई जानकारी, तो इन्हां दे ऑफिस जो वेस्टर्न ओवरसीज ने उन्होंने विजिट करके जानकारी साझी की जा सकती है। अमन जी, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आपको सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूं। नहीं, जो बच्चे आइल्स कर रहे हैं तो बच्चों को ये जानना पड़ेगा, यहाँ दो बॉडी है जो टेस्ट लेती हैं, एक आईडीपी ऑस्ट्रेलिया, एक ब्रिटिश काउंसिल यूके। मिलते जुलते नाम भी है मार्केट में, मिलते जुलते नाम से बच्चे सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि ये मतलब यही लोग टेस्ट करा रहे हो। तो बच्चों को इन चीजों का खासकर ध्यान रखना पड़ेगा कि आईडीपी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश काउंसिल, काउंसिल की स्पेलिंग है COUNCIL, ये दो बॉडी हैं। मिलते जुलते लोगों ने नाम रख रखे हैं और इससे कहीं ना कहीं बच्चे मिसगाइड होते हैं। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਹਾਂ ਵਹੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਨੰਬਰਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਬੈਂਡਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਟੀਚਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਿਡਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ गलत डॉक्यूमेंट ना लाओ जिहदे करके तुहाडा जिहड़ा सुपना देखिया तुहाडे लई घरदियां ने तुहाडे फ्यूचर दा वो साकार ना हो पावे, इदां दा कोई स्टैप ना लिओ। सो न्यूजीलैंड दे विच नंबर ऑफ कोर्सेज जिहड़े असीं हमेशा गल करदे आ वो हैगे आ, बट ज्यादा हाईलाइट बिजनेस के आईटी क्यों हुंदा? देखिए, आज की डेट में अगर बच्चा सिंपल बिजनेस में जाएगा तो वो सेटल भी नहीं हो सकता। बच्चे को एक छोटे स्किल वाले कोर्सेज में जाना चाहिए, वेबसाइट्स पे जाकर हर चीज देखनी चाहिए। बिल्कुल एग्री हां तुहाडे नाल, बट तुसीं भी इत्थे एग्री करोगे ज्यादातर बच्चा जिहड़ा स्ट्रीम दा मर्जी ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋ बिजनेस चले जाए, आईटी चले जाए, बट इसका मतलब उनको नॉलेज नहीं है। अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस में भी कुछ शॉर्टेज स्किल्स में है, अकाउंटिंग शॉर्टेज स्किल्स में है। तो बच्चे जिस टाइप के, जो इस टाइप के बच्चे हमारे पास आते हैं, मान लो कोई कॉमर्स का बच्चा आता है तो हम +2 पास बच्चे की बात करें तो हम उसको काउंटिंग सजेस्ट करते हैं कि भैया शॉर्टेज स्किल्स में ताकि तेरा करियर बने। इसके अलावा हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट भी उससे कहीं ना कहीं शूट करता है, वो हम बच्चों को कोशिश करते हैं। अगर IPCM वाले बच्चे आते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, या IT में नेटवर्किंग है। सिंपल IT में आप भेजोगे तो उसमें बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। नेटवर्किंग है जो शॉर्टेज स्किल्स में आते हैं, उसमें बच्चों को भेजो। फिर जो बच्चे मेडिकल वाले हैं उनके लिए नर्सिंग है, हेल्थ साइंस है, दुनिया भर के कोर्सेज है। बट आपने बच्चों को ये देख के, मतलब एक वास्तव में जो अच्छा कंसल्टेंट होगा वो बच्चे के करियर के STEM कोर्सेज STEM कोर्सेज लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मैथ, ये STEM कोर्सेज होते हैं जो अगर इस कोर्सेज में जाता है तो वास्तव में ये मतलब शॉर्टेज स्किल्स में, और इसमें बच्चे की कहीं ना कहीं PR के चांसेस होते हैं एज पर द एम्बेसी। जी बिल्कुल, देखो चांसेस होंदे ने, ਉਹਦੇ ਚ टर्म्स एंड कंडीशंस ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ पॉलिसी भी है स्टडी वर्क एंड लिव, बट ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ PR ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਇਲਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਹੀ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ।
ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਇਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਪੀਟ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਨੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।